हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल का लेक्चर नंबर 5 है हमारा आज का 5 नंबर का लेक्चर है। इसमें हम लोग जो आपके बुक के हिसाब से 2.4 पॉइंट दिया गया है उसमें रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले अगर वीडियोस नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बेसिक नॉलेज वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते या नहीं कर सकते, करना है तो क्यों करने वाले हैं, और सबट्रैक्ट करना है तो क्यों करते हैं, बहुत ही बारीकी से और छोटी छोटी चीज को लेके मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। इसके पहले मैं थोड़ा एक रिव्यू लेना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान में रखो बच्चों, मैं जो लेक्चर ले रहा हूं ना वो भले लेंथी होते हैं, लेकिन जो बच्चे नीट जेईई सीईटी के लिए तैयारी प्रिपरेशंस करें उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मतलब मुझे यह बोलना है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि लेक्चर बहुत लेंथी, लेकिन क्यों है इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। लेक्चर को पूरा देखना पड़ता है, नोट्स ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। चलो, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर के लिए मैंने पहले आपको बताया कि दो वेक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो, तो यहां पे जैसे 4 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि 4 न्यूटन था, ये 2 न्यूटन था, तो आपको आंसर 2 न्यूटन मिलेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। स्केलर में हम लोग ऐड कर सकते थे, वेक्टर में ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मतलब यहां पे हमने एडिशन और यहां पे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते ये देखा था। लेकिन कभी कभी वेक्टर एक ऐसे मतलब अलग ही डायरेक्शन में रहे तो क्या करेंगे, ना सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन, ये अलग ही डायरेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे मैंने आपको एक ट्रायंगल लॉ बोल के एक लॉ पढ़ाया था। याद है बच्चों आपको ये ट्रायंगल लॉ? इस ट्रायंगल लॉ में हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश की, ए वेक्टर प्लस बी, जो भी मानना मानो, ए वेक्टर बी वेक्टर। उसके बाद में और एक वेक्टर एडिशन करने का और एक तरीका बताया था बच्चों, उसका नाम था पैरेललोग्राम। और इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड निकालते थे वो थे अपना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा। ओके, और ये डायरेक्शन दिखाने के लिए अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्यू साइन थीटा। ये एंगल कौन से तरफ से ले रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये P प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर है, अगर P के तरफ से अल्फा एंगल ले रहे हो, समझे, ये P वेक्टर भैया, ये अल्फा एंगल यहां हो तो ठीक है। लेकिन यही एंगल अगर बीटा लोगी इस तरफ से, ये रिजल्टेंट वेक्टर भैया, ये क्यू वेक्टर है, तो यही फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, tan इनवर्स P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस थीटा। याद होगा भैया, ऐसे मैंने आप लोगों को एक रिव्यू देने के लिए जानबूझकर पढ़ा रहा था। आज क्या करना था, मतलब हम लोग दो वेक्टर को कंबाइन करते थे, ठीक है। आज एक ही वेक्टर है मेरे पास, देखो ये वेक्टर से, और इस वेक्टर को मुझे स्प्लिट करना है, तोड़ना है दो तरफ। मतलब हम लोग यहां पे ज्यादा करके एक्स वाई एक्सेस के ही ज्यादा लेते हैं, एक्स एक्सेस को ही पकड़ के, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट डस्टर। हाँ, तो अब हम लोग बात करने वाले भैया, यहां पे इसको स्प्लिट किया तो कैसे करेंगे। मतलब ये वेक्टर है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना कैसे करना बताओ ना, टेंशन मत लेना भैया, मैं हूं ना यहां पे, ठीक है। अब देखो, किसी ने कहा है कि सर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर से, ओके। अब मुझे बताओ भैया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के थ्रू भी, ये देखो, अरे ये एक्स एक्सिस की तरफ भी आगे बढ़ रहा है ना, एक्स मतलब इधर भी बढ़ रहा है और साथ में इधर भी बढ़ रहा है, देखो ऊपर भी। मतलब किसी ने कहा है कि इसकी यहां पे वैल्यू बता दो, तो अलोंग द एक्स एक्सिस बताओगे आप लोग, बताओगे कि नहीं। मतलब यहां पे इसके अलोंग द एक्स एक्सिस वैल्यू बता सकते हो, और साथ में भैया ये वाई एक्सिस पे भी यहां पे वैल्यू कितनी ही बता सकते हैं। मतलब इस पॉइंट की दो वैल्यूज मिल रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द
वाई एक्सिस। मतलब भैया मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्या 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 क्या, तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं भैया। इसी चीज को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब ये जो आर वेक्टर ऐसे जा रहा था जूम, इसका मतलब इधर अगर फोर्स के बारे में बात करें तो अलोंग द एक्स एक्सिस कितना फोर्स लग रहा है और अलोंग द वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई चीज अगर ऐसी जाती है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये इसका, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस कितना चल रहा है और वैसे वाई एक्सिस भी कितना चल रहा है। बता सकते हैं कि सर ये 2 सेंटीमीटर गया आगे और यहां पे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी होगा, समझे? ये यूनिफॉर्म में जा रहा है इसलिए बता रहा हूं मैं। ओके, बात समझ में आ रही है? मतलब ये अलोंग द एक्स एक्सिस को भी स्प्लिट कर सकते हैं और वाई एक्सिस को। तो क्या होगी डिफाइन भैया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की? तो यहां पे मैं डिफाइन लिखने जा रहा हूं आपकी डिफाइन, ठीक है? डिफाइन होगी देखो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। क्या स्प्लिट कर रहा हूं ना मैं, देखो इस वेक्टर को स्प्लिट कर रहा हूं इसलिए लिखा द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर। क्या? गिवन वेक्टर इनटू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कुछ नहीं स्प्लिट कर रहा हूं भैया, जो भी गिवन वेक्टर हो इसके कंपोनेंट कर रहा हूं। और इसके कंपोनेंट करना बहुत जरूरी भैया, हम लोग आगे फोर्स गियर चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब एग्जांपल में बहुत हेल्प होने वाली है। कैसे कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, बात करेंगे आगे। खाली इसको समझ लो कि कोई भी वेक्टर हो उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे दो। यहां पे क्या कौन से कंपोनेंट होंगे? सबसे पहले तो देखो, अगर इस वेक्टर को मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस से ये वेक्टर इधर है ऐसा मानेंगे और थीटा एंगल यहां पे लेंगे। आप लोग इधर से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहां से ले रहे हो तो इस वेक्टर को समझो ऐसे मान रहे हो, तो यहां पे या इस वेक्टर से आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना था, याद होगा पैरेललोग्राम में। तो यहां पे अगर यहां पे थीटा हो तो आप लोगों को पता है, और ये इसके पैरेलल साइड है इसलिए मैं ऐसा लेता हूं इसको। मतलब इसको नाम भी दे सकते यार, कुछ भी देना है, ए बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए बी सी डी, ठीक है, नाम दे दो। ओके, मतलब ए बी और डी सी पैरेलल है, वैसे ए डी और बी सी भी पैरेलल है। इस वेक्टर को नाम दे रहा हूं मैं पी वेक्टर, और नहीं स्प्लिट कर रहा हूं ना अभी। तो ये कौन सा वेक्टर होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस वेक्टर से। अरे इस रिजल्टेंट वेक्टर का अलोंग द एक्स एक्सिस वेक्टर इसलिए आर एक्स लिखा, और इस वेक्टर का ये अलोंग द वाई एक्सिस है इसलिए आर वाई वेक्टर लिख सकता हूं। कोई शक है भैया? मेरी बात समझ में आ रही है? आपके बुक्स में अभी तक हमने झांक के देखा ही नहीं भैया, आगे तो बढ़ने वाले हैं, पहले समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। बुक्स में इतने कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं इसलिए तो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये चीज को जैसे कि हमने ले लिया ये आर वेक्टर से, तो एक बात ध्यान रखना है, अगर मैथमेटिकली अगर पढ़ोगे तो ये कौन है, ये आर एक्स क्या है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये आर एक्स इस ट्रायंगल की ए सी डी की ये एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड के लिए कॉस थीटा लिखता है, पता है ना? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो आती है ना, जो एडजेसेंट साइड है वो कॉस थीटा होती है, तो ये होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आर है भाई आर, तो डिवाइड बाय आर, तो आपको आर एक्स मिल रहा है आर कॉस थीटा, तो यहां पे लिख सकते हो आर कॉस थीटा, समझे? मतलब ये जो आर एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट बांट दिया। दूसरा ये देखो इस भुजा ये अपोजिट साइड है और ये इसके पैरेलल में, मतलब इसको आर वाई बोल सकता हूं, अरे ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा, तो ये क्या मिलने वाला है तो देखते हैं। तो साइन थीटा लिखता है अपोजिट के लिए, मुझे आर वाई निकालना है, आर वाई बाय आर, तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब ये आपको मिलेगा आर साइन थीटा, मतलब यह है, अरे ये मतलब ये है ना, तो आर वाई की वैल्यू हम लोगों को आर साइन थीटा मिलेगी, और इस आर एक्स की वैल्यू हमको आर कॉस थीटा मिलेगी। मतलब दो कंपोनेंट में देखो, इनटू कंपोनेंट में बांटने की कोशिश की। एक कंपोनेंट है ये एंगल की साइड वाला, और एक अपोजिट साइड वाला है वो है आर साइन थीटा।
क्या हमेशा ऐसे ही आएगा? जो यक्स अलोंग एक्सिस रहा तो आर कॉस थीटा ही आएगा, और अलोंग द वाई एक्सिस रहा तो आर साइन थीटा आएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसमें गलत फहमी मत करना। मुझे क्या बताना है, अलोंग द एक्स एक्सिस रहा तो आर कॉस थीटा 100% नहीं आएगा। ये डिपेंड होगा हमने एंगल कहां से लिया है, एंगल कहां है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। ऐसी बात है। एक बात बताओ बच्चों, कभी भी जिस साइड में एंगल जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। ये क्या लाया सर आपने? मैंने बोला जिसके साथ थीटा, थीटा इसके साथ है, ये तो हाइपोटेनियस है ना, ये तो समझ में आता है ना आपको। अरे ये कर्ण बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? कर्ण। देखो अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है, वो तो छोड़ दो, दो ही साइड हम लोग ले सकते हैं, एक तो ये और एक तो ये परपेंडिकुलर वाली। तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो होगा साइन थीटा। समझे? सिंपल सा फंडा यार। अगर वही चीज मैं यहां निकाल दूं, देखो मैं बुक्स में अभी तक गया नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अगर यही एंगल मेरा किसी ने कहते अगर ये रहा तो सर बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर है? हाँ सर बिल्कुल है। ओके, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है? हाँ सर। ये अलोंग द वाई एक्सिस है? हाँ सर। बस समझे? अब देखो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम जैसे। मुझे बताओ अब ये जो है, ये जो वेक्टर होगा जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, लेकिन किसका कंपोनेंट है? आर का। आर को स्प्लिट कर रहे, देखो ये आर को स्प्लिट कर रहा हो तो ये आर के कंपोनेंट आर कॉस थीटा अब यहां आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा यहां, ये इसके अपोजिट साइड है, मतलब ये भी आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। ये मतलब ये भी आर साइन थीटा। क्यों? जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा है, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस कॉस थीटा ही मिलेगा। नहीं भाई, आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंगल क्या है। एंगल यहां है, यहां है। सोचो पहले, डायग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो यार, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। समझे? ऑल इज वेल। चलो थोड़े से एग्जांपल लेता हूं, बात समझ में आनी चाहिए। जिसके साथ थीटा हो, ये ट्रिक्स जैसे ट्रिक्स है ना, ट्रिक जैसे ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक्स है। जिसके साथ थीटा हो वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। यहां पे भी देखो, मतलब वो हमेशा एक्स एक्सिस साइन ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बढ़ना आगे बच्चों, बात समझ में आ रही कि हमने रिजोल्यूशंस किसको कहा है कि जिस वेक्टर को हम स्प्लिट करें, जो भी आपका वेक्टर हो उसको स्प्लिट करना है ना। जैसे कि दो कंपोनेंट में किया, एक्स और वाई एक्सिस के, और ये परपेंडिकुलर है दोनों भी। चलो, तो आपके बुक्स में तो यही है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है बातें। हम लोग ने क्या थोड़े से एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से बने और आप अच्छी तरह से उसको पकड़ पाए। चलो, किसी ने कहा है कि मेरे पास एक फोर्स है भैया, जिस फोर्स को 200 न्यूटन है। आपको अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट और अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट उसका निकालना है। सिंपल बात है, क्या करोगे? यहां पे ये एंगल यहां पे, ठीक है। तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है। मैंने क्या बोला था? जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा है, और कंपोनेंट किसका? एफ का कंपोनेंट है। भूलना मत, किसका कंपोनेंट, मतलब ये एफ का कंपोनेंट है, ये भी अलोंग द वाई एक्सिस एफ का कंपोनेंट, ये अब कॉस थीटा लिख सकता हूं। और इस थीटा की वैल्यू क्या लेना है? 60। चलो थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए फिर सर, 60 ऐसा लगना चाहिए ना हम लोगों को, लग रहा है। चलो, तो एफ एक्स कंपोनेंट क्या मिल रहा है? एफ क्या है मेरे पास? 20 है भैया। कॉस 60, मेरे ख्याल से कॉस 60 कितना होता है? 1/2। अरे 1/2 होता है ना कॉस 60। तो ये होगा अलोंग द एक्स एक्सिस 10 न्यूटन फोर्स। कितना? ये जो फोर्स है, अगर किसी ने कहा कि ये फोर्स की वैल्यू बता दो, तो यहां पे हम लोग अगर ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पे एफ एक्स की वैल्यू है तो 10 न्यूटन फोर्स मिलेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। पूरा कितना फोर्स है? 20 है। 20 में से कितना? 10 मिल रहा है। सही है ना? कोई टेंशन नहीं। चलो, अलोंग द एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ है मेरे पास 20, साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2।
3/2, तो 10√3 न्यूटन। मतलब देखो, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं थोड़ा। चलो, इससे नहीं, इससे ये 45 सेम क्वेश्चन से 45 एंगल है। फोर्स भी कितना है भैया? 20 न्यूटन है अलॉन्ग द एफ एक्स, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है ना, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा। चलो सर, 20 कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू बताएंगे मुझे, 1/√2 होती है। सही है, मतलब यहां पे 20√2 न्यूटन along the एफ एक्स एक्सिस, और along the y axis एफ साइन थीटा। तो एफ है मेरे पास 20, साइन है यहां पे कितना? साइन है 45 ही, ठीक है ना, थीटा 45 है, तो ये 20 और डिवाइड 1/√2, मतलब along the एफ एक्सिस और y एक्सिस एंगल सेम रहा तो सेम फोर्स मिलता है। देखो यहां पे भी, यहां पे चेकआउट करो, मतलब ये बराबर बीच में से एंगल है, ये बराबर इन दोनों वेक्टर के बीच में से तो फोर्स सेम है। अब सिंपल बात सोचनी है, मेरा सवाल आपके लिए बहुत खतरनाक सवाल है। ये बताओ 60 एंगल किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता होगा? 30 होगा यार। मतलब जिसके तरफ ये फोर्स का कंपोनेंट हो वो फोर्स ज्यादा होती है। आई विल रिपीट। देखो, दोबारा सुनना है, जिस तरफ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो। अब मुझे बताओ, अलोंग द वाई एक्सिस की तरफ मेरा फोर्स ज्यादा है, देखो इधर है, अरे 45 रहा तो बीच में है, ये 45 से ऊपर मतलब इधर जा रहा है, किसके कंपोनेंट की तरफ जा रहा है? वाई। तो फोर्स किसका ज्यादा होगा? वाई का। देखो है कि नहीं भैया, यहां पे ज्यादा, ये 10 है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको 1.732 होता है, पता होना चाहिए, तो 17.32 न्यूटन, इतना फोर्स इधर, समझे ना? मतलब फोर्स किसकी ज्यादा है? तो एफ वाई की फोर्स ज्यादा है मेरे भाई अलोंग द एक्स एक्सिस से। क्यों है? क्योंकि मेरा रिजल्टेंट कंपोनेंट वाई के तरफ ज्यादा शिफ्ट वाला है, ज्यादा मोड़ रहा है। तो इस बात से पता लगता है कि फोर्स किस तरफ ज्यादा है। इसका फोर्स ज्यादा, इसका फोर्स कम था, समझे? तो ये कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि भैया आप लोग जब भी आप लोग आगे जाओगे तो आपको कोई ऐसा सरफेस है, मतलब जैसे हिल स्टेशन होता है, हिल स्टेशन में से मेरी गड्डी आ रही है, ये गड्डी है, और ये गड्डी मेरी ये जा रही है ऐसे, तो इसका वेट होगा ऐसे नीचे एमजी नाम का। तो इसके कंपोनेंट रिजल्ट करना पड़ते, मुझे क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट रिजल्ट करना पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक कंपोनेंट अलोंग दिस सरफेस, और एक होगा ये परपेंडिकुलर। एक बात ध्यान रखना भैया, ये और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि ये एफ वाई और एफ एक्स कैसे है? परपेंडिकुलर है, वैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एंगल कहां लेना है? यहां पे बहुत दिक्कत आती है। ये भी आपका एम जी है, ठीक है, लेकिन साइन है कॉस है, और ये ही एम जी है। मुझे बताओ, ये 90, ये हमारा थीटा होगा, और ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा थीटा? सर कैसे? मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर होते ना दो कंपोनेंट, एक्स अलोंग एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, ये कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। तो ये 90 माइनस थीटा है, देखो 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। बात समझ में आ रही है? इसको मैंने एक्स माना पहले, चलो एक्स मान लिया मैंने, बात समझ में आ रही है? और ये दोनों मिला के 90 है, देखो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90। तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये 90 है, ये इधर माइनस 90 है, यहां पे प्लस एक्स है, और यहां इधर गया तो थीटा प्लस होगा, ये गया तो एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा ही मिल रहा है ना, मैंने थीटा ही तो बोला था, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं? यहां पे बहुत काम आने वाली है, स्प्लिटिंग करने वाले जो रिजोल्यूशन वेक्टर बहुत काम आने वाला है। ये थीटा है ना, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। समझे भैया? एक कंपोनेंट कौन सा मिल रहा है? ये। और मेरी गड्डी ऐसी जा रही तो ये फोर्स लिखते हैं, ये एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा निकालने के लिए बोलते हैं। तो थीटा दिया रहेगा, मास से गड्डी का देंगे, ग्रेविटी तो सबको पता होती है। तो इस चीज से आप लोगों को इस्तेमाल करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बुक्स का, ये बहुत ही मतलब आपको इतना काम मतलब समझ में आना चाहिए
या इसका यूज समझ में आना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसलिए मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। समझे? तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिए हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम। अब बात करेंगे हम लोग आगे। आपके बुक्स में दिया है देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू v1 अल्फा यूनिट वेक्टर, v2 बीटा यूनिट वेक्टर, v3 गामा यूनिट वेक्टर। बच्चों ये नहीं क्या, इस वेक्टर को मैंने स्प्लिट अप कर दिया अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जैसे। मतलब ये इसके यूनिट वेक्टर से, ये यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ओनली एंड ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट करना। मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा है भैया, जाके देखना है। डिफाइन पढ़ाई मैंने, पूरे डिफाइन सेकंड लेक्चर में दी थी मैंने। तो ये यूनिट वेक्टर है अल्फा बीटा एंड गामा। इसका काम क्या है? ओनली ये डायरेक्शन दिखाने का। मतलब ये दिखाएगा अल्फा v1 का डायरेक्शन, v1 का डायरेक्शन किधर है, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसे है, ऊपर नीचे डाउनवर्ड, ये दिखाएगा। बीटा दिखाएगा v2 का डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये दिखाएगा। और गामा ये v3 का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। मतलब इसको मैंने इस वेक्टर को स्प्लिट अप किया है तीन वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी मान लो, ठीक है। आपके पास एक रेक्टेंगल की बातें करने वाली, जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम के बारे में बताया था, आपके बुक के हिसाब से लेना है तो वो भी ले सकता हूं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें जाती है, इसलिए मैं आपके हिसाब से, चलो एक्चुअल में मेरा डायग्राम एक्चुअल में ऐसी रहती, देखो ये मेरा आर वेक्टर से, समझे। अलोंग द एक्स एक्सिस कैसे निकालोगे, ये अलोंग द वाई एक्सिस उसको कैसे बांटोगे, ये तो इसको क्या बोलेंगे, आर एक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलने वाले हैं, अलोंग द वाई एक्सिस। ये एंगल आपका थीटा हो, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मतलब एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं, दो कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं यहां पे, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं यहां पे ओ, यहां पे ए बी, आपकी बुक्स में दिया इसलिए लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, जो कि हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स प्लस आर वाई, जो भी आपका वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम तो पढ़ा है ना आपने। इसी को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स आई यूनिट वेक्टर क्या दे सकते हैं, देना है तो, नहीं तो आप लोग वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहां पे आर वाई जी, एक बात ध्यान में रखना है, जब भी एक्स एक्सिस आए इसका यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं, वाई से जे लिखते हैं, और जेड के लिए के लिखते हैं, जेड के लिए के लिखते हैं। समझ में आ रहा है, आई जे के, ये बात आपको आना चाहिए। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, वेक्टर एडिशंस रूल जैसे रूल्स है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोगों को यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, और जो कि इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं हम लोग यहां पे, फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ, दिख रहा है आपको ओ सी ए, फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ ओ सी ए। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां पे लिख के रखूंगा, ये क्या है, ओ सी ए, समझे, ओ सी ए, यहां पे थीटा एंगल है भैया, ठीक है। बढ़ना आगे, चलो तो सबसे पहले हम लोग आर एक्स की वैल्यू, और ये सामने की भुजा आर वाई है, ये आर वाई मतलब ये अलोंग द आर वाई एक्सिस पैरेलल होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालना चाहते हैं आर एक्स, तो हम इसके लिए कॉस थीटा, क्योंकि ये आर एक्स है और ये आर वाई, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस है, तो आर एक्स निकालना है मुझे, तो आर कॉस थीटा वैल्यू मिली, नंबर 1 इक्वेशन बोलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट भैया आपके लिए साइन थीटा निकालेंगे, क्यों, अपोजिट साइड, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, फार्मूला याद होना चाहिए। तो आर वाई, सॉरी ये आर वाई है, अपोजिट साइन आर वाई, आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये है एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, ऐड भी करना है स्क्वेयर करना है। चलो पहले इक्वेशन को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझे ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको आर एक्स स्क्वायर
प्लस आर वाई स्क्वायर। कोई शक है भैया? देखो इन दोनों को ऐड भी किया है, साथ में स्क्वायर करा, एलएचएस टू एलएचएस, आरएचएस टू आरएचएस में ऐड कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए आर स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर करो या साइन प्लस कॉस करो, दोनों का मतलब एक ही है। अरे 2 + 3, 3 + 2 5 आने वाले, क्यों टेंशन लेते हो? चलो तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, कोई शक है? इसका मतलब क्या है? क्या है इसकी आइडेंटिटी? 1। छोटे बच्चे तो नहीं है हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th में चैप्टर पढ़ा आपने। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर गया तो भैया ये किस में आने वाला है? रूट में आएगा। कोई टेंशन? ये मिला है मुझे, देखो आर की वैल्यू, ये रिजल्टेंट का ये दिखाता है भैया हम लोगों को मैग्नीट्यूड, किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाते। और एक मेथड बताओ आपको, सिंपल सी, पैरेललोग्राम में हम लोगों ने लिखा था, याद होगा, अगर इसके थ्रू ही लिखना है हम लोगों को, यहां पे फार्मूला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉस थीटा, याद है? और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आए तो पी को हम बोल रहे हैं आर एक्स और क्यू को बोल रहे हैं आर वाई। कोई शक है? अगर इसमें वैल्यू पुटअप करते देखो वही वैल्यू मिलती है कि नहीं? सिंपल वे से मिल सकती है। देखो ये होगा आर एक्स स्क्वायर, ये होगा आर वाई स्क्वायर, टॉइस आर एक्स आर वाई कॉस 90। क्यों? परपेंडिकुलर है ना, थीटा क्या होगा? 90 होगा। कॉस 90 क्या होता है? सबको पता होना चाहिए भैया, कॉस 90 जीरो, तो ये सभी जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच रहा है? बच रहा है कि नहीं? यही मेरी भी मेथड सही है, आपके बुक्स में दिया है, लेकिन अगर आपको ये करने में दिक्कत आती है तो सिंपल वे है इसके लिए, ये याद रखने के लिए। ये तो आपके बुक्स में दिया है, आपको तो करना पड़ेगा भैया अगर बोर्ड में मार्क चाहते हो। लेकिन जो बच्चे सीईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, बस थोड़ा माइंड लगा दो, खत्म कर दो किस्सा, है ना? थोड़ी माइंड लगाने की जरूरत है। ओके, ऑल इज वेल। हाँ, इसमें आप लोगों को डायरेक्शन भी दिखाना है कि ये कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट में है, ईस्ट नॉर्थ में है, या कौन से डायरेक्शन में। ये आर जो है डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है? देखो ये आर है मेरा, देखो ये एक्स है, तो आपने कहा पहले ईस्ट में, तो एंगल चेंज किया 30, तो आपने बोला ईस्ट नॉर्थ है, अब ये नॉर्थ की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है। समझ में आ रहा है ना? ये सर साउथ की तरफ है। देखो बात समझ में आ रही? जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होगा, ये एंगल डिसाइड करता है भैया, एंगल से ही इसका, देखो हमने एंगल डायरेक्शन के लिए तैयार किया गया है, अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा। एंगल का मेन उद्देश्य क्या है? किसी चीज का डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। अरे भैया एंगल, हर चीज का एक प्रोडक्शन किया जाता है हर किसी चीज को तैयार करने का कुछ मकसद होता है। वैसे एंगल का मकसद क्या है? तो डायरेक्शन दिखाने का मकसद है। कभी भी ध्यान रखना, जैसे कि ये देखो एंगल 30 हुआ, तो आपने बोला कि सर अब इसका डायरेक्शन ये होगा, ये आपने कहा ऊपर तो 90 करो। देखो एंगल का यही मकसद है कि डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। अरे सर पहली बार सुना है, अच्छी बात है। चलो हम लोग अब डायरेक्शन निकालेंगे, कोई बात नहीं है भैया। चलो तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला चलो हम लोग यहां पे अल्फा ले रहे हैं, या थीटा इस्तेमाल करते होंगे आपके बुक्स में, तो थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग काम करते हैं कि टैन थीटा मत, हाँ थीटा यहां पे क्या होगा? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अरे सही में टैन का फार्मूला क्या है? साइन बाय कॉस है ना? अरे साइन बाय कॉस है कि नहीं? साइन बाय कॉस थीटा, समझे ना? साइन अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कट होता है तो ये मिलता है। मतलब थीटा किसी को निकालना है तो टैन इनवर्स करेंगे आर एक्स बाय आर वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका ये जो है, इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मतलब ठीक है, हम लोगों का अभी एंगल पता ना हो ये कितने दूरी पे है, तब ये लगाना। आप चाहते हो कि कौन से, हाँ एक बात याद रखना, ये अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस है, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? अगर ये थीटा यहां हो तो ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं टैन इनवर्स आर वाई, अपोजिट नहीं,
मैंने कुछ गलत किया है आई थिंक। ये आरवा है, ये आरवा है और ये आर एक्स है। हाँ ऐसे गलत किया था, बताते नहीं है मुझे। अरे सही है ना, देखो अपोजिट आरवा है, आरवा है अपोजिट है डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहां अपोजिट आर एक्स है डिवाइड बाय आर वाई। कब यहां पे एंगल रहा तो एंगल कहां से ले रहे हो, अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हो या वाई एक्सिस से ले रहे हो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है भैया, नहीं तो वाट लगेगी, लगी वाट लगी। यही तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंगल कहां से ले रहे हो, एक्स एक्सिस से ले रहे हो या वाई एक्सिस से ले रहे हो, थीटा कहां से मेजर कर रहे हो, एक्स एक्सिस से कर रहे हो या वाई एक्सिस से कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंस है भैया, नहीं तो वाट लगेगी। समझे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो भैया, बाकी सभी चीजें हो जाएगी। ठीक है, जो दो बुक के ही एग्जाम्पल लिख के दिए मैंने, ठीक है, क्या क्या है एग्जाम्पल जो कि आपके सामने दिए हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन गिवन ऑफ वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है जो वेक्टर दिया गया है। उसको कुछ भी वेक्टर जो बोलना है बोल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने v इज इक्वल टू माना है इसको, आपके बुक्स में जो दिया था ऐसे। ठीक है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, रूट ऑफ, इसको वी एक्स स्क्वायर बोलते हैं और इसको वी वाई स्क्वायर बोलते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो रिजल्टेंट का अभी तो फार्मूला निकाल के दिया मैंने, आर इज इक्वल टू, इसके पहले एक काम करते, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसके पहले एक काम करते, एक काम करना बहुत जरूरी है। क्या काम है हमारे पास, हमारे पास ये काम है, अगर आप लोगों ने अलोंग द एक्स एक्सिस जैसे लिखा था, ये फार्मूला लिखा था, याद है, वैसे सेम टू सेम हम लोग यहां पे एक काम करवा सकते हैं। अगर 3 एक्सिस रहे तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, तो आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर, और जो लिखा था आर एक्स प्लस आर वाई जैसे लिखा था वैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे करोगे, यहां पे आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, आर वाई जे यूनिट वेक्टर और आर जेड के यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना यहां पे बच्चों, अगर हमने कहा है कि दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कि ए वेक्टर से, ठीक है, ए वेक्टर के कंपोनेंट और बी वेक्टर के कंपोनेंट हम लोगों को लिखना, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए वेक्टर हमने लिखा है 3 एक्सिस के अलाउंग, ये है एक्स, वाई के अलाउंग और ये जेड के अलाउंग उसका कंपोनेंट होगा। ठीक है, वैसे बी का यहां पे बी एक्स, यहां पे बी वाई जे यूनिट वेक्टर, यहां पे बी जेड के यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है, इसके जो भी ये और ये इक्वल होना चाहिए, इसके ये इक्वल होना चाहिए, तो ही ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आया तो कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे मिलता है दोनों का 10 न्यूटन जो फोर्स है, और इसका भी रूट ऑफ 10 न्यूटन मिलते, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये वेक्टर दोनों इज नॉट टू इक्वल, इसके कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब भैया ax की वैल्यू bx की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहां 5 है तो यहां 5 होना चाहिए, ay इज इक्वल टू by होना चाहिए, az ये bz के इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये लिख सकते, नहीं तो नहीं लिख सकते, क्योंकि दूसरा एग्जांपल इसी के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आने से हम लोग दो वेक्टर को ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर नहीं कह सकते, कोई अधिकार नहीं है हम लोगों को भैया कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है बोलने का। हां, कब बोल सकते हैं, अगर ये कंडीशन, ये सिचुएशन अगर वो फॉलो करेगा या उसको सेटिस्फाई करेगा या उसका कहना मानेगा, तो तब बोल सकते भैया ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर।
समझे? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कब? मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ना 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 कब? अगर इसके कोऑर्डिनेट अलोंग द एक्स एक्सिस वाले, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस वाले इक्वल हो, तब की बात है। बात समझ में आती होगी भैया? मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। चलो ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आपको, चलो फटाफट करेंगे। पहला, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अलोंग द v इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 3i + 4j, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को पता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा। आप जैसे कि ये फार्मूला है, उसको v के अलोंग है इसलिए v, तो vx मतलब पहले का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर नहीं, 4 का 16 होगा, ये 25, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 5 जो भी होगा देख लेंगे 5। हम लोगों को क्या करना है? v वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ऑफ v मैग्नीट्यूड। अरे आपने पढ़ा होगा कि अल्फा मतलब यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। अरे बस कुछ नहीं, ये इसका वेक्टर फॉर्म में ये आपकी वैल्यूज है, लिख देता हूं भैया, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर गलत लिखते हैं क्या। चलो, तो अल्फा इज इक्वल टू ये इसका जो है तो 3/5 आई यूनिट वेक्टर, यहां पे 4/5 जे यूनिट वेक्टर। ये मुझे यूनिट वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। ये यूनिट वेक्टर क्या करेगा? ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका ये डायरेक्शन दिखा रहे, आई और जे। हो गया इसका आंसर। बस समझे ना? क्या करना पड़ेगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, वेक्टर, ये वेक्टर तो हमको पता था, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर क्या है? आप बोलेंगे सर सीधा सीधा ऐसा लिखते नहीं लिख सकते हैं क्या? लिखो, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी था, इसलिए 3/5 आई सेपरेट किया। ये j है, ये i है, ठीक है, बाय 5। ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। समझे ना? कोई टेंशन है? आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए बहुत इजी और हलवा सा है, जो मैंने आपको दो इक्वल वेक्टर रहे तो क्या होता है बताया था। चलो, सेकंड है मतलब 2.5। इसमें आप लोगों को पहले ए का दिए वाला है i + 2j कैप, ये यूनिट वेक्टर है। दूसरा है b 2i + j कैप। चलो, एक के लिए निकालेंगे तो इसका स्क्वायर मतलब यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर, तो यहां पे आपको 5 मिलेगा। अरे 1 + 4। और वैसे b के लिए निकालेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर, ये भी 5। मतलब भैया a और b मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल है, बट उसके जो कोऑर्डिनेट जो है, करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं है। मतलब यहां पे ये x इज इक्वल टू बी वाई नहीं है, देखो नहीं है, दिख रहा है ना। और यहां पे ए वाई इज इक्वल टू बी वाई भी नहीं है, यहां पे 2 है और यहां पे मतलब ये भी नहीं है। मतलब भैया ये इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। 2 वेक्टर्स आर इक्वल है क्या? क्वेश्चन है हमारे लिए। तो 2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि यहां पे एक कंडीशन होना चाहिए, ax इज इक्वल टू bx होना चाहिए, ay इज इक्वल टू by होना चाहिए, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। कब? ये a वेक्टर को इज इक्वल टू b वेक्टर लिखने का अधिकार हम लोगों को होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आप चाहते हो दोनों वेक्टर इक्वल हो तो ये कंडीशन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम लोग आगे लेके आएंगे इसके बाद में का जो भी स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जो भी होगा, सभी चीजें बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।